नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस मेन एग्जाम 2020 के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 22 जनवरी से आपके मुख्य परीक्षाओं की तिथि घोषित कर रखी है। तो जो भी वक्त है उसमें हम स्पेसिफिकली पीसीएस मेन ओरिएंटेड करंट बेस्ड तैयारी टारगेटेड एक्सक्लूसिव तरीके से कैसे करें, इसके लिए हमने आपको जनरल स्टडीज़ के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के साथ सामान्य हिंदी और निबंध इन प्रश्न पत्रों को लेकर के आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए इस पर बातचीत शुरू की थी। आज हम लोग इसी क्रम में आगे जो पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पोर्शन है, जो पूछा जाता है, जो हिस्सा विज्ञान प्रौद्योगिकी के विषय से प्रश्न पत्र तृतीय में मेन एग्जाम के पेपर 3 में है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है जिस पर सवाल आ सकते हैं। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं और पीसीएस मेन एग्जाम दे रहे हैं, आमतौर पर उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स क्लास 8, 9 के बाद पढ़े नहीं होते हैं, इन विषयों के उस संपर्क में नहीं रह जाते हैं। तो हमारे जो सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट और लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन को तैयार करना। और जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं, वो चूंकि ट्रेडिशनल साइंस में या कन्वेंशनल साइंस में या जिस कोर्स में उन्होंने बीटेक, एमटेक या इंजीनियरिंग या बीएससी, एमएससी किया है, उस तरीके के सवाल पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में, मेन एग्जाम में आते नहीं हैं। बहुत ही अप्लाइड करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमको यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इस आधार पर परखना चाहता है कि क्या हम अपने आसपास हो रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए मामलों में जो डेवलपमेंट है, इनोवेशन है, नए चेंजेस हैं, जिनके बारे में कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, उससे वाकिफ हैं कि नहीं। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ अवेयरनेस, हाउ इन्फॉर्म्ड वी आर। वो हमसे साइंटिस्ट होने की उम्मीद नहीं करते हैं या हम साइंस के एक्सपर्ट हों, ऐसा नहीं है, लेकिन एक अवेयर जागरूक नागरिक होने के नाते क्या हम जानते हैं स्टेम सेल, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या हैं, किसे कहते हैं, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स क्या होने वाली है, आजकल ये जीनोम थेरेपी है, ये क्या है, बीटी कॉटन क्या है। और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक प्रशासक के रूप में हम अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए ज्ञान का किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, ये दो चीजें हैं जो जानना जरूरी है। हाउ वी कैन अप्लाई लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, ट्रेंड्स, innovations in our day-to-day practical life as an administrator when you join civil services, and what is the level of your awareness in these areas. It is not that you should be an expert of science. इस लिहाज से अगर आप देखें तो चाहे ह्यूमैनिटीज़ के या आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हों या साइंस साइड के स्टूडेंट हों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन तैयार करना सिविल सर्विसेज में बड़ा ही चैलेंजिंग है, और इसलिए हमने इसको बड़ा स्ट्रेटेजिक और प्लान्ड तरीके से आपके लिए तैयार किया है, जिसमें अगर आप देखें तो यूपी पीसीएस के 2018 के मेन एग्जाम में जो जीएस का पेपर 3 था, उसमें कुल 4 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछे गए, जिसमें पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एनहांसिंग नेशनल पावर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। दूसरा है डिजिटल अधिकार क्या होते हैं, इनके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। व्हाट आर डिजिटल राइट्स, डिस्कस देयर ऑब्जेक्टिव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन के बाद अब ये हमने देखा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या अभिप्राय है। क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रकाश डालिए एवं उसके लाभों को सूचीबद्ध करिए। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, शो लाइट ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एनलिस्ट इट्स एडवांटेजेस। एंड द लास्ट क्वेश्चन 20th एंड 4th क्वेश्चन, चौथा प्रश्न और इस प्रश्न पत्र का अंतिम 20वां प्रश्न, औद्योगिकी प्रौद्योगिकी स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं या जटिल प्रौद्योगिकी के प्रसार में कैसे सहायक हो सकती है, समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, how far this can be useful in disseminating complex technology, explain। तो आपने देखा कि 2018 में किस तरीके से बहुत ही अप्लाइड करंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए
पीसीएस के एग्जाम में, यूपी पीसीएस में। इसी तरीके से अगर आप 2019 की मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 देखें तो उसमें भी 4 प्रश्न विज्ञान प्रौद्योगिकी से पूछे गए हैं। सो अगेन यू फाइंड दैट इन 2019 यूपी पीसीएस मेन एग्जाम जनरल स्टडीज पेपर 3 देयर आर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक दिस एरिया। क्वेश्चन नंबर 1, वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करिए। साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है? यह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है, इसका महत्व समझाएं। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी साइंस, मेंशन इट्स इंपॉर्टेंट। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी को लेकर के कितने सारे सवाल हैं। एडवर्ड स्नोडेन प्रिज्म प्रोजेक्ट से लेकर कैसे अमेरिका के इलेक्शंस को भी साइबर हैकर्स ने मैनेज किया, ये पिछले इलेक्शन में भी आरोप थे, इस इलेक्शन में भी हैं। हमारे होम मिनिस्ट्री का डेटा किस तरीके से अटैक किया गया, इस तरीके से रैनसमवेयर, वानाक्राई पिछले साल चर्चा में रहे। साइबर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी साइंस, मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस। अनदर क्वेश्चन नंबर 7, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं उनकी चर्चा कीजिए। डिस्कस द फील्ड्स इन विच द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर बीइंग डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारे आपकी आसपास की लाइफ में अगर आप देखेंगे, हमारे आपकी जिंदगी के आसपास देखेंगे तो बहुत कुछ है जो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा है, बहुत कुछ है जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से हो रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद क्या है, इसका जनादेश बताएं। आईटी क्षेत्र में 2020 तक भारत में आने वाली प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध करें। व्हाट इज टाइफेक्ट, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, गिव इट्स मैंडेट, एनलिस्ट द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडिया बाय 2020 इन आईटी सेक्टर। तो टाइफेक्ट क्या है? जैसे कि काउंसिल शब्द इसका इस्तेमाल किया गया है। काउंसिल या परिषद ऐसी संस्था को कहते हैं जिसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स होते हैं। यानी कि कुछ इसमें मेंबर्स होंगे जिनको गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन लेकर आती है और कुछ जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, जैसे एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ इलेक्टेड कुछ नॉमिनेटेड। जैसे म्युनिसिपल काउंसिल, कुछ इलेक्टेड कुछ नॉमिनेटेड। उस तरीके से टाइफेक्ट क्या है? काउंसिल है। इसमें कुछ गवर्नमेंट नॉमिनेटेड और कुछ साइंटिफिक बॉडीज से इलेक्टेड एमिनेंट साइंटिस्ट होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि आने वाले समय में हमें किन किन टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, हमें किन एरियाज में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ले जाना चाहिए, हमारे एकेडमिक्स में सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर क्या चेंजेस करके नए एरियाज को जोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से ये टाइफेक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टू शेप द फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य क्या होगा, उसमें टाइफेक्ट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ इस तरीके का उत्तर आपको लिखना होगा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 के चिन्हित क्षेत्र, लक्ष्य एवं भारतीय नागरिकों को उपलब्ध विशेषाधिकारों का उल्लेख कीजिए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंशन द ईयर मार्क्ड फील्ड्स, एम एंड स्पेशल पावर्स प्रोवाइडेड टू इंडियन सिटीजन्स इन टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट 2035। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, हमारे 2 साल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जीएस मेन एग्जाम का अगर पेपर एनालिसिस और इवैल्यूएशन करें, एक सूक्ष्म विश्लेषण करें, तो 2020 के लिए क्या पैटर्न बन सकता है, कौन से एरियाज महत्वपूर्ण हैं जिन पर सवाल पूछे जा सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए, वो आज हम उसकी एक लिस्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसको आप तैयार जरूर करें। 1, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया एंड ओवरव्यू। अभी तक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो स्थिति रही है वो क्या है, अतीत से वर्तमान तक बताएं। इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन इंडिया। भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़े हुए उद्विकास को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, इस पर चर्चा करें। इवोल्यूशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 and recommendations for STIP, Science Technology and Innovation Policy, STIP 2020। तो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 पर अभी गवर्नमेंट और एक्सपर्ट्स के बीच में डेलिब्रेशंस हैं, डिस्कशंस हैं। आपके क्या रिकमेंडेशंस और सजेशंस हो सकते हैं,
ये आप डेवलप करें, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे, आप सुझाव दें। टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट 2035, तो तकनीक दृष्टिपत्र 2035। Then various departments, bodies, institutions, etc. involved in the field of science, technology and innovation in India. भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के संस्थान कौन कौन से हैं, उनके बारे में बताएं। अगेन, टाइफैक, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। Then role of technology in overall well-being of the nation, especially economic growth, inclusive development, social justice, improvement of health and education at the grassroots level। टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का देश के सामाजिक, आर्थिक और समेकित विकास में क्या योगदान है और यह स्वास्थ्य और शिक्षा को तृणमूल स्तर पर कैसे बेहतर कर सकता है। आपने देखा कि इस समय जब कोरोना पैंडेमिक, कोरोना महामारी देश में फैली, तो सरकार ने आरोग्य सेतु बनाया, ऐप टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है। सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया, टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। सरकार ने हमारे सेल फोन में कोरोना से बचाव के लिए मैसेजेस फीड किए, टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल की बात है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, और ख़ासतौर से जब लॉकडाउन चल रहा था विशेषकर, तब सारा का सारा जो हमारा मेडिसिन सिस्टम, मेडिकल एंड हेल्थ केयर था, ये टेलीमेडिसिन की ओर शिफ्ट कर गया। वीडियो के जरिए कंसल्टेंसी होने लगी, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे आपको लिखना है, तैयार करें। देन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा में तकनीक का क्या प्रयोग किया जा सकता है। आपने देखा मिशन शक्ति अभी सरकार ने पिछले मार्च में शुरू किया था, वो कितना सफल है। क्या हम अंतरिक्ष में ही ऐसी फ्लोटिंग बॉडीज को, जिन पर हमें शक हो कि ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं या हमारे कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर सकते हैं, उनको हम इंटरसेप्ट करके, इवन कोई मिसाइल अटैक है तो उसको भी हम वहीं एयर टू एयर स्ट्राइक अटैक खत्म कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के विकास में तकनीक और प्रौद्योगिकी का क्या प्रयोग और भूमिका है। हाउ कैन टेक्नोलॉजी सॉल्व द चैलेंजेस पर्टेनिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी एटसेट्रा। यानी कि तकनीक और प्रौद्योगिकी किस प्रकार सतत विकास, पर्यावरण संकट, भूतापन और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता इत्यादि से जुड़े विषयों पर बातचीत कर सकती है। देन टेक्नोलॉजीज ऑफ इंडस्ट्री 4 लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी अब तक अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 3 एंड नाउ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4। औद्योगिक क्रांति प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और अब क्या है, इसी औद्योगिक क्रांति के चतुर्थ हिस्से में, 4th स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होती है, बड़ा चर्चा में है आजकल, बिग डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs, ड्रोन्स, हाइपरलूप एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपको तैयार करनी होंगी। Recent contribution to the field of STI, science, technology and innovation by India and Indians and our near future ambitious STI projects। तो भारत और भारतीयों के द्वारा हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अगर कुछ बेहतर काम किया गया है तो वो क्या है, किन के द्वारा किया गया है, उन पर आपको तैयार करना होगा। एक थोड़ा सा ऐसे टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया बाय डेवलपिंग लिंकेजेस बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज। ये निबंध भी आ सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि हम किस तरह से अपने शोध तंत्र की पारिस्थितिकी विकसित करें ताकि हमारे शोध संस्थान, हमारे शैक्षणिक संस्थान और हमारे औद्योगिक संस्थान, इन तीनों के बीच एक अंतर संबंध और समन्वय बन सके। अभी तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, मार्केट और इंडस्ट्री में उसकी डिमांड नहीं है। मार्केट और इंडस्ट्री में जिसकी डिमांड है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा है। सिलेबस में अभी भी हम पुरानी चीज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, रिसर्च में कुछ और कर रहे हैं, मार्केट और इंडस्ट्री की जरूरत कुछ और है, और इस वजह से हमको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया
विषय है निबंध के लिए भी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल HSTDV, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय तकनीक और प्रौद्योगिकी किस प्रकार से लाई जाए कि भारत की तकनीकी और प्रौद्योगिकी बढ़े। सिविल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। परमाणु ऊर्जा का कैसे शांतिपूर्ण ढंग से नागरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग हो सकता है, इस पर भी पूछा जा सकता है। देन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस, डिजी लॉकर, डार्क नेट एंड डार्क वेब, ये सब क्या है। रोबोटिक्स, बून और बेन, साइबर सिक्योरिटी इन द एज ऑफ इंक्रीजिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जैसे जैसे डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है वैसे वैसे साइबर सुरक्षा की समस्या, ये पॉलिटी का भी इश्यू हो सकता है। शुड डिजिटल राइट्स बी मेड फंडामेंटल राइट्स, इस पर बड़ी जोरदार बहस हो रही है। अभी केरल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, यूरोप के तमाम देशों में इस पर काम हो रहा है। हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं कि क्या डिजिटल अधिकार को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर में 370 हटा करके उसके प्रोविजंस को डाइल्यूट किया गया था, तो महीनों वहां पर इंटरनेट सर्विसेज को ब्लॉक किया गया, मामला कोर्ट में पहुंचा। उस समय कोर्ट का ये एक ऑबिटर डिक्टम था, एक पासिंग रेफरेंस, एक ऑब्जर्वेशन था कि आज के दौर में इंटरनेट सर्विसेज आर फंडामेंटल टू राइट टू लाइफ। तो आप उसको एक्सेस से अगर रोकेंगे तो एक तरीके से यू आर एनक्रोचिंग अपॉन राइट टू लाइफ, आप जीवन के अधिकार को बाधित कर रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण हो गया है। देन ड्रोन रेगुलेशंस, जो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ शादी में, बारात में लोग आजकल ड्रोन से फोटोग्राफी कराते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा में भी होता है, सर्विलांस में भी होता है, तो इसको लेकर के कुछ नियम कानून बनने चाहिए। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर रैंकिंग इन इट, वैश्विक नवाचार सूचकांक और उसमें हम कैसे अपनी स्थिति बेहतर कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द लाइट ऑफ करंट ऑनगोइंग कोविड पैंडेमिक, कोविड महामारी के चलते हम कैसे इन संचारी रोगों को फैलने से रोक सकते हैं, उसमें प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, ये बताएं। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर कोविड-19, कोविड के लिए जो तमाम वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं उससे जुड़े हुए मुद्दे। नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी एंड डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019, ये 2019 में एक विधेयक प्रस्तुत हुआ है जो जीन थेरेपी और डीएनए तकनीक के विनियमन को लेकर राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को तैयार करेगा। वो क्या है? स्टेम सेल थेरेपी एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज। स्टेम सेल थेरेपी क्या है? यूज ऑफ जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, 3 पेरेंट बेबी, 3 अभिभावक संतान, डीप फेक टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में है। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है? पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ डीएनए मैपिंग, डीएनए मैपिंग, डीएनए का मानचित्रण किया जाए तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स वेरियस एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। नैनो टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ क्या क्या प्रयोग हो सकता है वो भी देखें। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री इन इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ एक एपीआई का मुद्दा भी आजकल बड़ा चर्चा में है। एक समय था जब एपीआई सबसे ज़्यादा हम हिंदुस्तान में बनाते थे, आज चाइना बना रहा है और हम उससे ले रहे हैं। एपीआई एक तरीके से रॉ मटेरियल है दवाएं बनाने के लिए। जैसे हम कोई सामान बनाते हैं तो कच्चा माल लेते हैं, उस तरीके से जब हम दवा बनाते हैं तो वो एपीआई जो है वो उसका रॉ मटेरियल होता है, तो बिना उसके दवाएं नहीं बन सकती। प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस एक्टिविटीज़ इन इंडिया एंड दी वर्ल्ड ओवर, अब निजी क्षेत्र भी अंतरिक्ष में जा रहा है। आपने देखा एलन मस्क, उन्होंने तो अपना पहुंचा भी दिया स्पेस में लोगों को। इम्पॉर्टेंस ऑफ मून एक्सप्लोरेशन मिशन, कि अब सब लोग चंद्रमा की ओर और अंतरिक्ष में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं, आखिरकार क्यों, क्या वजह है। लेसन्स लर्न फ्रॉम चंद्रयान 2 एंड प्रोजेक्ट चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। मार्स एक्सप्लोरेशन, इट्स सिग्निफिकेंस, रिसेंट एक्टिविटीज़, मंगल ग्रह पर भी बहुत सारा अन्वेषण और शोध कार्य हो रहा है, उसकी क्या महत्ता है। Important future missions of ISRO like शुक्रयान 1, चंद्रयान 3, मंगलयान 2, रिसैट 1, निसार। कुछ हाल में नए इसरो ने परियोजनाओं की घोषणा की है। शुक्रयान 1, चंद्रयान 3, मंगलयान 2, RISAT, रिसैट 1, निसार NISAR, ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
Contribution of Dr. Vikram Sarabhai, Srinivas Ramanujan, Meghnath Saha to the field of mathematics, science and technology. ये जो नाम मैंने लिए ये सिर्फ देश के बड़े वैज्ञानिक प्रतिभाशाली लोग नहीं थे, बल्कि इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इनसे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं इनका कोई शताब्दी वर्ष है या इनकी खोज को लेकर के कुछ नया चर्चा में चल रहा है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, श्रीनिवास रामानुजन, मेघनाथ साहा, इनके शताब्दी वर्षों को ध्यान में रख लें। चैलेंजेस ऑफ स्पेस डिब्रीज, जो अंतरिक्ष में लगातार अब कचरा बढ़ता जा रहा है, उससे कैसे निपटा जाए। गगनयान, ये भी अच्छी तरीके से तैयार आपको करना चाहिए। सोलर मिशन आदित्य L1, जो सौर अभियान है आदित्य L1, इसका महत्व क्या है। लीगो, इसमें इंडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, तो लीगो के बारे में जानें। INO, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ रिसर्च, कैन पेटेंट्स पूल बी ए सोल्यूशन। अब पेटेंट्स का एक पूल बनाया जाए ताकि उससे होने वाली जो खर्चे हैं, लागत है, उसको घटाया जा सके, क्या एक रास्ता हो सकता है। और नेशनल IPR पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 एंड आफ्टरवर्ड्स, ये भी देखने की जरूरत है। यानी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम या नीति क्या है, इसके बारे में जानें। ये कुछ एरियाज हैं जो हमारी टीम ने स्टडी करके, एनालिसिस करके तैयार किया है। तो हमारे ये सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने वाले जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, और इस तरीके से हमारी जो टीचिंग फैकल्टी बोर्ड है, पूरा मेंबर है, टेक्निकल स्टाफ है, वो इन क्लासेस को कंप्लीट करेगा। आप अगर हमारा ये कोर्स जो कि एक्सक्लूसिव स्पेसिफिक PCS मेन 2020 एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा है, ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए एड्रेस और फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये एडमिशन उसके पहले आप कंप्लीट कर सकते हैं। 4 आवर्स क्लासेस, 4 घंटे की कक्षाएं पर डे होंगी फॉर अ पीरियड ऑफ 40 डेज। तो इस तरह से 160 आवर्स की क्लासेस हैं जिसमें आपको ये सारे एरियाज कवर कराए जाएंगे, इनपुट्स दिए जाएंगे। और अगर आप किसी वजह से क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ये क्लासेस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये टॉपिक्स की लिस्ट है जिनको आप तैयार करें। आपकी सफलता के लिए हम कामना करते हैं। वी प्रे फॉर योर सक्सेस, गुड विशेस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।